आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम उच्च शिक्षा की संरचना तथा उसके प्रबंधन विषय पे चर्चा करेंगे। अ, भारत में शिक्षा का इतिहास अत्यंत ही पुराना है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत में जब गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी तो वह शिक्षा नीचे से लेकर के ऊपर से हायर लर्निंग के सेंटर भी गुरुकुल हुआ करते थे और ज्ञान विज्ञान की सभी शिक्षाएं गुरुकुलों में दी जाती थी। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी परंपरा और शस्त्र की भी शिक्षा की व्यवस्था देखने में मिलती है। गुरुकुलों के पाठ्यक्रमों का जब हम अध्ययन करते थे ध्यान में आता है कि वहाँ जल विद्या, धातु विद्या, वायु विद्या, नक्षत्र विद्या, सभी प्रकार की विमान विद्या, तंत्र विद्या, सभी प्रकार की विद्याओं की शिक्षा तो एक जो बहुआयामी या समग्र विकास जिसकी चर्चा राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है, उस शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में होती थी। बाद में गुरुकुल के बाद वैदिक शिक्षा के बाद बौद्ध शिक्षा की तरफ जब आते हैं तो जब दुनिया में कहीं विश्वविद्यालय नहीं थे तब बौद्ध शिक्षा काल में विश्वविद्यालयों की परंपरा भारत में देखने को मिलती है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, जगदलपुर में विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा के अनेकानेक ऐसे केंद्र थे जो ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा देते थे और ये शिक्षा के केंद्र इतना प्रतिष्ठित थे, इतने लोकप्रिय थे कि दुनिया के अन्य देशों के विद्यार्थी भारत में जो ज्ञान पिपासु होते थे वो ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए भारत आते थे और उच्च शिक्षा की इन केंद्रों में अध्ययन करते थे। और बौद्ध आचार्य भारत में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाकर के बौद्ध शिक्षा का प्रसार किए। तो उस समय बौद्ध शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज केंद्रों की चर्चा होती है। आधुनिक भारत में जब उच्च शिक्षा की सूत्रपात हम आधुनिक विश्वविद्यालयों के रूप में 1857 के स्वातंत्र समर, प्रथम स्वातंत्र समर के पश्चात 1858 का जब अधिनियम आया तो देश में 3 विश्वविद्यालय, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, 3 विश्वविद्यालयों को खोलने की बात की गई थी और प्रथम 3 विश्वविद्यालय आधुनिक भारत के ये 3 प्रथम विश्वविद्यालय खुले और ये 3 विश्वविद्यालय जो खुले वो कहा गया कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे ये तीनों विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। यानी जो लंदन विश्वविद्यालय था उस समय वो अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का काम करता था, डिग्री देने का काम करता था और प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करता था। शिक्षण का कार्य यहाँ नहीं होता था, शिक्षण का कार्य महाविद्यालयों में प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से भारत में जो आधुनिक भारत में जो उच्च शिक्षा का सूत्रपात हुआ उसमें विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के रूप में प्रारंभ हुए जो 3 प्रथम विश्वविद्यालय थे और पढ़ाई का कार्य कॉलेजों में होता है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा थोड़ा इस अर्थ में भिन्न है कि प्राथमिक हम कहते हैं कि शिक्षा के 3 कार्य है, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। ज्ञान का संरक्षण, ज्ञान का प्रसार और ज्ञान का विकास, ज्ञान का नॉन में ज्ञान की खोज। तो जो माध्यमिक स्तर है या प्राथमिक स्तर पर उस शिक्षा का दायित्व तो ज्ञान का प्रसार ज्यादा होता है। मतलब वो सेंटर जो टीचिंग के सेंटर हैं या जो लर्निंग के सेंटर हैं या जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं वो शिक्षा के प्रसार का काम, शिक्षा के हस्तांतरण का, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ज्ञान का संचरण कैसे किया जाए, इस दायित्व का निर्वहन अधिकाधिक रूप में करते हैं। लेकिन उच्च शिक्षा का दायित्व इससे थोड़ा भिन्न है। उच्च शिक्षा का दायित्व ज्ञान का संरक्षण और ज्ञान का प्रसार करने के साथ साथ ज्ञान की खोज करना, एडवांसमेंट, जो ज्ञान की विद्यमान सीमा है उस सीमा का सतत विस्तार करना उच्च शिक्षा का बड़ा दायित्व है। और अभी जिस बौद्ध शिक्षा के केंद्रों की मैंने बात की, बौद्ध शिक्षा के जो नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी थे, 15,000 शिक्षक थे और पूरी तरह से वो शिक्षा का केंद्र रेजिडेंशियल आवासीय था। विद्यार्थी वहीं रहते थे, रहने, खाने, पीने, पढ़ने की सारी व्यवस्था विश्वविद्यालय पर होती थी। उनको घर से कुछ लाना या उसके लिए कोई फीस नहीं देना पड़ता था। और वह विश्वविद्यालय शिक्षा के जो इन विश्वविद्यालयों के अगर प्रबंधन की बात करें तो ये विश्वविद्यालय न तो सरकार द्वारा पोषित थे और न तो व्यक्ति द्वारा पोषित थे, ये समाज पोषित विश्वविद्यालय थे। नालंदा
वो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि वो परवर्ती गुप्त शासकों के अनुदान से चलता था। 200 गांव अनुदान दिया था, जिसके अनुदान से विश्वविद्यालय का संचालन होता था और ये विश्वविद्यालय अपने आप में स्वायत्त थे। स्वायत्तता के इतने बड़े केंद्र के रूप में वो स्वायत्तता के प्रतिमान के रूप में कार्य कर रहे थे। जो अनुदान देता था उसका विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप नहीं होता था और बौद्ध शिक्षा का केंद्र होने के बाद भी शैव और वैष्णव शासक, जानते हैं कि गुप्त शासक, परवर्ती गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य, जिसकी चर्चा होती है कि नरसिंह बालादित्य ने 200 ग्राम अनुदान में दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। और जब वो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रधान भिक्षु के रूप में प्रवेश की अनुमति मांगी तो वहां के तत्कालीन कुलपति ने प्रवेश की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि सामान्य भिक्षु के रूप में आप प्रवेश कर सकते हैं, प्रधान भिक्षु के रूप में आप विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी विश्वविद्यालय जिसके अनुदान से चलता था वो उसका उसमें हस्तक्षेप नहीं होता था। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता इस सीमा तक थी और कोई आग्रह दुराग्रह नहीं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र होने के बावजूद भी शैव और वैष्णव शासकों के अनुदान से वो संचालित होता था। तो शिक्षा की इतनी स्वस्थ परंपरा, इतनी उदात्त परंपरा उच्च शिक्षा की भारत में देखने को मिलती है। लेकिन अंग्रेजों के आगमन से के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत सारे प्रयास हुए। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात जो पहला आयोग बना वो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए बना, राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग, और उसने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई सुझाव दिए। अभी मैं चर्चा कर रहा था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा कैसे भिन्न है, तो राधाकृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य पिछलग्गू तैयार करना नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में, यथा प्रबंध के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता तैयार करना, समाज जीवन में नेतृत्वकर्ता देना, मतलब लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करना उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि नवोन्मेष, नवाचार को बढ़ावा देना। तीसरा, रचनात्मकता को बढ़ावा देना। सत्य के सर्वोच्च आदर्श का अन्वेषण करना। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रयाग विश्वविद्यालय के दीक्षांत भाषण में उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान की खोज करना नहीं, बल्कि सत्य का जो सर्वोच्च आदर्श है वो विश्वविद्यालयों से मुखरित होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। तो इसलिए विश्वविद्यालय ज्ञान के केवल प्रसार के केंद्र नहीं हुआ करते थे, बल्कि मानवता को उत्कर्ष या ऊंचाई प्रदान करने वाले मूल्यों के जीने के केंद्र के रूप में भी विश्वविद्यालयों की पहचान होनी चाहिए। राधाकृष्णन आयोग ने कहा था कि नेशंस आर नॉट चीफली मेड बाय ट्रेडर्स एंड पॉलिटिशियंस, दे आर मेड बाय सेंट फिलोसफर्स एंड आर्टिस्ट। राष्ट्र का निर्माण राजनीतिज्ञों से नहीं होता है या व्यापारियों से नहीं होता है, बल्कि राष्ट्र का निर्माण दार्शनिकों से होता है, चिंतकों से होता है, शिक्षकों से होता है। तो उस प्रकार की परंपराएं विश्वविद्यालय से निकलनी चाहिए और विश्वविद्यालय स्वायत्त होने चाहिए। अब विश्वविद्यालय की संरचना, विश्वविद्यालय शिक्षा की या उच्च शिक्षा की संरचना क्या हो, हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात अभी पूरे देश में कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था या एकीकृत संरचना उच्च शिक्षा की नहीं थी। पहली बार जब राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ तो राधाकृष्णन आयोग ने भी 10+2+3 के शिक्षा की संरचना की सिफारिश की थी, लेकिन वो लागू नहीं हुआ था। बाद में 52-53 में जब मुदालियर आयोग का गठन हुआ, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी शिक्षा की संरचना में थोड़ा परिवर्तन करते हुए 8+3+3+ की शिक्षा की अनुशंसा की थी। मतलब 1 से 8 तक स्कूल एजुकेशन और उसके बाद अपर स्कूल या उच्च विद्यालयी शिक्षा, जिसमें 9, 10, 11 और 12वीं को विश्वविद्यालय शिक्षा से जोड़ करके 3 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम की अनुशंसा की थी कि जो अभी जो डिग्री प्रोग्राम पहले जो था 2 साल का, उसको 12वीं को डिग्री के साथ जोड़ते हुए 3 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम की अनुशंसा की थी। बाद में कोठारी कमीशन ने भी उसकी अनुशंसा 10+2+3 की बात कही, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में के अनुशंसा के पश्चात पूरे देश में 10+2+3 की शिक्षा लागू हुई, जिसका मतलब 10 तक की स्कूल शिक्षा, 2 साल की सीनियर सेकेंडरी जिसको हम कहते हैं या उच्च माध्यमिक, और उसके बाद 3 वर्ष का 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम।
अभी उसके बाद भी 3 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम के बाद स्नातकोत्तर की शिक्षा छात्र 2 वर्ष की स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करता है। उसके बाद रिसर्च के क्षेत्र में जाता है तो रिसर्च की का अभी जो प्रोग्राम है पहले तो 2 साल का था, लेकिन अभी यूजीसी के रेगुलेशन के अनुसार 3 वर्ष का न्यूनतम अवधि 3 वर्ष के पश्चात वो रिसर्च की डिग्री प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से उच्च शिक्षा की संरचना एक देश में तय की गई। अभी वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसने भी उच्च शिक्षा की संरचना में थोड़ा बदलाव करते हुए 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम की बात कही है, 4 वर्षीय डिग्री कोर्स कराए जाएँ और 1 वर्ष का स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम हो और उसके बाद अनुसंधान का। पहले स्नातकोत्तर के पश्चात 1 वर्ष का एमफिल का प्रोग्राम होता था, लेकिन 1 वर्ष के एमफिल प्रोग्राम को अब जो है यूजीसी ने उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसा के पश्चात उसको समाप्त करने की बात कही गई है और अब 4 वर्षीय डिग्री कोर्स की आगे अनुशंसा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के पश्चात बहुत सारे विश्वविद्यालय भी इसको लागू भी कर रहे हैं कि 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होगा, 1 वर्ष का मास्टर प्रोग्राम और उसके बाद अनुसंधान के क्षेत्र में वो छात्र जा सकता है। और शोध को और नवाचार को बढ़ावा, उच्च शिक्षा में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के अनेक प्रयासों की अनुशंसा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है। तो इस प्रकार से ये उच्च शिक्षा की संरचना और उसके पश्चात उच्च शिक्षा, एक तो हम जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा, एक फॉर्मल एजुकेशन, एक इनफॉर्मल एजुकेशन, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन वो है जिसमें एक सुव्यवस्थित रचना होती है, एक तंत्र होता है, सब कुछ पहले से तय होता है, वो थोड़ा सिस्टम रिजिड होता है, कठोर होता है, उतना नम्य नहीं होता है। विद्यार्थियों के सुविधानुसार शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उसमें कम होते हैं। इसलिए फॉर्मल एजुकेशन के साथ ही साथ नॉन फॉर्मल एजुकेशन की व्यवस्था की गई ताकि ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारण से औपचारिक शिक्षा में नहीं जा पा रहे हैं, उनको शिक्षा के दरवाजे तक लाने के लिए इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन की व्यवस्था की गई कि और उसके अंदर ये डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ये विविध प्रकार के प्रयास किए गए। जैसे कि ऐसे छात्र जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों के हैं, जो किसी कारण से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, या ऐसे छात्र जिनको नौकरी मिल गई, रोजगार में चले गए, जिसके नाते वो औपचारिक शिक्षा में प्रवेश नहीं ले सकते, किन्हीं कारणवश, किन्हीं परिस्थितिवश, तो उनको उनको वो शिक्षा से वंचित न होने पाए। क्योंकि हमने देखा कि शिक्षा का विकास के साथ सीधा संबंध है। कोठारी कमीशन की पहली लाइन यही है कि द डेस्टिनी ऑफ नेशन इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है और इसका मतलब भारत के भाग्य के निर्माण का कोई जो सबसे बड़ा केंद्र है वो शिक्षालय है। इसलिए शिक्षालयों को इस प्रकार से समृद्ध करना, प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षालय तक लाना, शिक्षा का विकास से सीधा संबंध है। जो राष्ट्र जितना, जिस राष्ट्र में शिक्षा का प्रसार जितना होगा, जिस राष्ट्र में शिक्षा की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, वो राष्ट्र आगे वो प्रगति करेगा। इसलिए शिक्षा प्रत्येक छात्र को मिले, इसलिए प्राथमिक शिक्षा के सत्र में हमने चर्चा किया था कि राइट टू एजुकेशन बिल हमने पास किया कि अनिवार्य और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की बात हमने की। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए माध्यमिक शिक्षा अभियान चला है। उसी को और आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि जो दुनिया के, अभी भारत का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो प्रतिवेदन आया, उसमें ये कहा गया है कि भारत का ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन का जो अनुपात है, वो 27%, 26.7% के आसपास है। इसको 50% तक ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो दुनिया के विकसित देश हैं, उनका ग्रास एनरोलमेंट, सकल नामांकन अनुपात 50% से ऊपर है। और जैसे जैसे सकल नामांकन अनुपात बढ़ता है, जैसे जैसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है, वैसे वैसे राष्ट्रीय विकास की संभावना बढ़ती है। इसलिए शिक्षा का राष्ट्रीय विकास से सीधा संबंध है और इसी संबंध को और प्रबल बनाने के लिए, इसी संबंध को और ठीक करने के लिए शिक्षा को, सबके उच्च शिक्षा की तक पहुंच, जो वंचित हैं उन तक पहुंच बढ़ाई जाए और साथ ही साथ उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाई जाए। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो भारत में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की या शिक्षा के स्वरूप कितने प्रकार की संस्थाएं हैं। तो एक तो ऐसी संस्थाएं हैं जिसको हम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं, जो केंद्र के अनुदान से संचालित होती हैं, राष्ट्रीय स्तर की वो संस्थाएं हैं। और दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की जो संरचना है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, अभी निजी विश्वविद्यालय भी बड़े संख्या में खुल रहे हैं। दूसरे डीम्ड विश्वविद्यालय,
अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी संबद्ध ऐसे विश्वविद्यालय जो सिर्फ संबद्धता प्रदान करते हैं, जिसकी चर्चा मैंने किया कि जो प्रारंभ में विश्वविद्यालय खुले थे, 3 विश्वविद्यालय मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, वो अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के ही रूप में खुले थे। इसी प्रकार से एक दूसरी रचना कॉलेजों की है। कॉलेज भी कई प्रकार के हैं। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के अनुदान से संचालित होते हैं। दूसरे ऐसे कॉलेज हैं, एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जो किसी ट्रस्ट के द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन राज्य सरकार उनको अनुदान प्रदान करती है। राज्य सरकार के अनुदान से संचालित होते हैं। तीसरे ऐसे संस्थान हैं जो निजी सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम चलाते हैं, किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित होते हैं, और वो उनके संचालन का दायित्व उस ट्रस्ट के ऊपर होता है। सरकार द्वारा उनको अनुदान नहीं मिलता है, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या जो अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से वो अफिलिएटेड होते हैं, उसके नियम कानून को मानने की उनकी बाध्यता होती है। तो इस प्रकार से एक कितने प्रकार के संस्थान उच्च शिक्षा में काम करते हैं। एक नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान भी हैं, जो केंद्र के द्वारा, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा वो स्थापित हुए हैं और यूजीसी के प्रावधानों के अनुसार संचालित करते हैं। विशेष क्षेत्र में दक्षता के राष्ट्रीय स्तर पर किसी विशेषज्ञता के आधार पर उनको संचालित किया जाता है, जैसे आईआईटी है, एनआईआईटी है, आईआईटी है, ट्रिपल आईटी है। इस तरह के संस्थान हैं जो तकनीकी के क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता के कारण राष्ट्रीय प्रतिष्ठा या राष्ट्रीय महत्व के नाते उन संस्थानों को संचालित किया जाता है और केंद्र सरकार के अनुदान से वो संचालित होते हैं, विशेष अनुदान से संचालित होते हैं। तो इस प्रकार से ये संस्थानों की रचना, देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों की ये रचना है। दूसरे फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का एक बड़ा योगदान है। जैसा कि हम इग्नू के प्लेटफॉर्म से आज आपके बीच आए हुए हैं, तो उच्च शिक्षा के संचालन का एक बड़ा दायित्व या बड़े केंद्र के रूप में इग्नू की भूमिका दिखाई देती है। एक केंद्र 1982 में पहला आंध्र प्रदेश में ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। उसके बाद 1985 में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना के पश्चात आज हमको लगता है कि सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी आपके बीच में काम कर रही है। बड़ी संख्या में एनरोलमेंट के साथ इग्नू ऐसे सुदूरवर्ती छात्रों के शिक्षा की व्यवस्था करता है, ऐसे अपनी मातृभाषा में, स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था करता है, जिससे कि ऐसे छात्र जो किसी कारण से शिक्षा, भाषा के आधार पर या दूरी के आधार पर या किसी अन्य विषमता के आधार पर जो छात्र वंचित है, किसी कारण से उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं या औपचारिक माध्यमों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, शिक्षा को इंटरैक्टिव बना करके उनके दरवाजे तक पहुंचाने की व्यवस्था, जिससे कि शिक्षा के अवसर से वो स्वतः को जोड़ सकें और शिक्षा का लाभ उनको मिल सके। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा ये सामाजिक विषमता को दूर करने का ही साधन, व्यक्तिगत विकास का ही साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक विषमता को, सोशल इक्वलाइजर के रूप में शिक्षा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दृश्य से भी शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इस तरह अनौपचारिक माध्यमों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी तो मूक्स और स्वयं के माध्यम से भी शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा का भी चलन बढ़ा है। उसके माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी जो किसी कारण से औपचारिक माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इन माध्यमों से जुड़ करके उच्च शिक्षा पूरी कर रहे हैं। अब उच्च शिक्षा के लिए बहुत सारे रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, नियामक संस्थान बनाए गए हैं जो उस शिक्षा को संचालित करते हैं। अभी मैंने चर्चा की है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो ऐसे विश्वविद्यालय जो केंद्र के अनुदान से संचालित होते हैं, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा उनकी स्थापना हुई होती है और वो केंद्रीय संस्थान के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, राज्य स्तर पर हम जानते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए शिक्षा के संचालन का दायित्व तो केंद्र के ऊपर भी है और राज्यों के ऊपर भी है। तो केंद्र अपने संस्थानों को अनुदान देने तथा उनको रेगुलेट करने का काम करती है। राज्य स्तर पर भी अनुदान देने और रेगुलेशन की व्यवस्था की गई है राज्य स्तरीय संस्थानों के लिए। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसी तरह से राज्य स्तर पर राज्य सरकारों ने अपने विधान सभाओं में एक्ट ला करके और राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। इसी प्रकार से निजी विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई है। यूजीसी ने ऐसे संस्थान जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं,
जिनकी गुणवत्ता अच्छी हुई है उनको एकेडमिक ऑटोनॉमी या अकादमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में एक नए प्रकार का विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, स्वायत्त कॉलेज, ऐसे कॉलेज जो बड़े कॉलेज हैं, जिनकी गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन अकादमिक स्वायत्तता न होने के कारण वो आगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, आगे उतनी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक ऑटोनॉमी देने के लिए ऑटोनोमस कॉलेजों को स्वायत्तता देने की भी बात कही गई। और इस तरह से भारत में शिक्षा को एक अभियान बनाने, उच्च शिक्षा को अभियान बनाने के लिए, क्योंकि हमने उच्च शिक्षा के विकास के संबंधों को की अभी चर्चा की, तो इसलिए उच्च शिक्षा को एक अभियान बना करके और उस कैसे सकल नामांकन अनुपात को उच्च शिक्षा में बढ़ाया जाए, इसके लिए जैसे प्राथमिक स्तर पर सर्व शिक्षा का अभियान चलाया गया, माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया। इसी प्रकार से उच्च शिक्षा में नामांकन को बढ़ाने के लिए रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का संचालन किया गया। और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संचालन के पीछे जो बड़ा आया उसका उद्देश्य था शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित देना, उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्वायत्तता को बढ़ाना, उच्च शिक्षा के संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैकल्टी या जो अधोसंरचनात्मक विकास है उस विकास के द्वारा शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्त और शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ाना। उच्च शिक्षा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या रूसा के माध्यम से ऐसे महाविद्यालय जिनमें क्षमता थी उनको प्रमोट करके स्वायत्त महाविद्यालयों के रूप में रूपांतरित करना, क्लस्टर यूनिवर्सिटी कॉलेजों को क्लस्टर यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक ऑटोनॉमी प्रदान किया जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई। मॉडल कॉलेज, गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज, नए गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज भी खोलने की बात की गई और खुले भी, और कुछ ऐसे कॉलेज जिसमें क्षमता थी उनको मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। विश्वविद्यालयों में शोध की विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध की प्रवृत्ति बढ़े, इसलिए शोध के लिए अलग से अनुदान, तकनीकी सुविधा, आपने देखा है कि तकनीकी की शिक्षा में भूमिका लगातार बढ़ रही है। शिक्षा को कैसे इंटरैक्टिव बनाया जाए, शिक्षा को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आनंददायक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जाए, सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया, छात्रों की रुचि के अनुसार कैसे उसको ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए, इसलिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, सूचना एवं तकनीकी की भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ी है। इसलिए शिक्षण संस्थानों को तकनीकी सुविधाओं से जोड़ते हुए, शिक्षण संस्थाओं की अधोसंरचना का विकास करते हुए, शिक्षण संस्थानों में मानवीय शिक्षकों के रिक्त पदों को भरते हुए, और जो शिक्षक पहले से कार्य कर रहे हैं उनके प्रशिक्षण की, उनके प्रोफेशनल, उनकी व्यावसायिक अभिवृद्धि करते हुए उनकी क्षमता का विस्तार किया जाए, जिससे कि उच्च शिक्षा के प्रति छात्रों का नामांकन बढ़े। उच्च शिक्षा, इसलिए उच्च शिक्षा का अभियान चलाया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उच्च शिक्षा की संरचना क्या है, उच्च शिक्षा का प्रबंधन क्या है, और उच्च शिक्षा को में नामांकन को के अनुपात को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयास किए। कुछ नियामक संस्थाओं की भी रचना हुई जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं हैं, उसमें केंद्र सरकार का जो शिक्षा विभाग है, वो शिक्षा विभाग भी नीतियों का निर्धारण केंद्रीय संस्थानों के लिए करता है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के संस्थानों को नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उनको अनुदान प्रदान करने के लिए, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में अधिनियम के द्वारा किया गया, और 1956 से ये पूरी तरह से ये ब्रिटेन राधाकृष्णन कमीशन की जो प्रतिवेदन आया था, उस राधाकृष्णन कमीशन के प्रतिवेदन के आधार पर ब्रिटेन में यूजीसी था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के ही पैटर्न पे, उसी के तर्ज पर भारत में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। उसकी अनुशंसा के पश्चात 53 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने काम करना, मतलब ये पास हुआ और 56 से काम करना शुरू किया। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य उच्च शिक्षा का नियमन करना, उच्च शिक्षा के विभिन्न संस्थानों में समन्वय स्थापित करना, उच्च शिक्षा में शिक्षकों की अर्हता के लिए पैरामीटर्स या क्राइटेरिया तय करना, उच्च शिक्षा के संस्थानों को अफिलिएशन प्रदान करना,
उच्च शिक्षा में शिक्षकों के नियुक्ति की अर्हताएँ क्या हों, ये सारी बातों को लेके उच्च शिक्षा के नियमन की एक बड़ी एजेंसी के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका को हम लोग देखते हैं। आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान ने करिकुलम फ्रेमवर्क के माध्यम से भी उच्च शिक्षा में क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इस प्रकार उच्च शिक्षा में शोध और नवाचार को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इसलिए फेलोशिप की भी व्यवस्था, उच्च शिक्षा में छात्रों के फेलोशिप की व्यवस्था, शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एकेडमिक स्टाफ कॉलेज आजकल जो एचआरडीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर की भी स्थापना की गई कि शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास के लिए शिक्षकों के सतत को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, उच्च शिक्षा में की जो नवीन प्रवृत्तियां हैं या उच्च शिक्षा में जो नया ज्ञान है, उन नए ज्ञान से शिक्षकों को कैसे जोड़ा जाए, शिक्षकों को कैसे अपडेट किया जाए तथा पढ़ने और पढ़ाने की जो नवीनतम पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों से शिक्षकों को सतत विकसित कैसे किया जाए, शिक्षकों को कैसे जोड़ा जाए। इसलिए एचआरडीसी सेंटर की इस दृष्टि से भी यूजीसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की दृष्टि से, उच्च शिक्षा के गुणवत्ता के मापन की दृष्टि से नैक एक स्वायत्त संस्था के रूप में, यूजीसी के एक स्वायत्त संस्था के रूप में नैक की भी स्थापना की गई। नैक का कार्य उच्च शिक्षा के संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना। 1993 में 94 में नैक का गठन हुआ और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, तो उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं उनके गुणवत्ता के मापन के लिए नैक नामक एक स्वायत्त संस्था की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा की गई, जिसका ऑफिस मुख्यालय बंगलौर में है। ये नैक उच्च शिक्षा के संस्थानों की गुणवत्ता का मापन करता है और उस गुणवत्ता के मापन के आधार पर A++, A+, A, B++, B+, B, C, इस प्रकार एक उसकी ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसके आधार पर कौन संस्था A++ ग्रेड की है, कौन संस्था A+ ग्रेड की है, कौन संस्था A ग्रेड की है, उसकी एक ग्रेडिंग पद्धति है। वो ग्रेड देने का काम करता है, जो उसके क्वालिटी पैरामीटर्स हैं और उसके 7 क्राइटेरिया है नैक के मूल्यांकन के। पहला जो क्राइटेरिया है वो पाठ्यक्रम से संबंधित है कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा के संस्थानों के द्वारा पढ़ाया जाता है। जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है वो पाठ्यक्रम समाज के लिए कितना उपयोगी है, विद्यार्थी के विकास के लिए कितना उपयोगी है, राष्ट्रीय और सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति के दृष्टि से वो कितना महत्वपूर्ण है, उनमें कौशलात्मक विकास की दृष्टि से वो पाठ्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, पाठ्यक्रम समग्र विकास करने में सक्षम है कि नहीं। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम की गुणवत्ता का मापन करने के लिए वो पहली क्राइटेरिया है। दूसरी क्राइटेरिया शिक्षण और अधिगम की, क्योंकि ये कहा जाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता निर्भर करती है शिक्षक की गुणवत्ता पर और शिक्षक की गुणवत्ता उसके शिक्षण की गुणवत्ता पर। तो इसलिए शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया जितनी अच्छी होगी, जितनी प्रभावपूर्ण होगी, शिक्षा की गुणवत्ता उतनी अच्छी होगी। इसलिए दूसरा जो नैक का क्राइटेरिया है गुणवत्ता का, वो शिक्षण और अधिगम है। तीसरा वो कहता है कि ये रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन सर्विसेज, शोध, प्रसार और कंसल्टेंसी की दृष्टि से विश्वविद्यालय, हमने अभी कहा कि विश्वविद्यालय अन्य शिक्षा के माध्यमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा इसलिए भिन्न है कि विश्वविद्यालय का कार्य शिक्षण के साथ साथ शोध का भी है, नवाचार का भी है। शोध को कैसे समाज के साथ जोड़ा जाए, जो लैब की एक्टिविटी है उसको लैंड तक कैसे पहुंचाया जाए, तो इस भूमिका को, शोध अनुसंधान को समाज तक पहुंचाना और समाज के विषयों को अनुसंधान के लिए लाना, इसलिए समाज और के साथ शिक्षण संस्थानों की भूमिका को कैसे व्यापक बनाया जाए, कैसे जोड़ा जाए, तो इसलिए शोध, प्रसार और कंसल्टेंसी, ये नैक ने इसको भी एक प्रमुख पैरामीटर के रूप में लिया। और वो चौथा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता पर तो निर्भर करती है, लेकिन आजकल जैसे आईटी की भूमिका बढ़ी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ी है, अधोसंरचना की भूमिका है, इसलिए शिक्षालय भौतिक रूप से कितना सुविधा संपन्न है, क्योंकि भौतिक सुविधाओं की भी शिक्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए लर्निंग रिसोर्सेज जैसे लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं, वाचनालय की सुविधाएं हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी महाविद्यालय में कैसी हैं, प्रयोगशाला कैसा है, इस दृष्टियों से शिक्षण ये भी शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया नैक ने गुणवत्ता का माना है। इसी प्रकार से वो स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम,
छात्रों को जो सपोर्टिव मैकेनिज्म उसको सुविधा प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, जैसे एनएसएस है, एनसीसी है, लाइब्रेरी है, या इस तरह की जो एक्टिविटी हैं, या छात्रवृत्ति है, ये सुविधाएं, वाचनालय है, शौचालय है, ये सब सुविधाएं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, ये कितना अच्छा है वहाँ, इस आधार पर भी, और कितना वो उसको सुविधाएं मिल रही हैं, करियर काउंसलिंग का, गाइडेंस का, कोचिंग का, इस प्रकार की व्यवस्थाएं छात्रों को कैसे क्लासरूम एक्टिविटीज के अलावा कैसे उसको मिल रही हैं उसके समग्र विकास के लिए, ये भी एक क्राइटेरिया है। दूसरा, वो प्रबंधन का, नेतृत्व का, ये महत्वपूर्ण है कि जो सुविधाएं हैं वो प्रबंधन कैसा है, और जितना अच्छा प्रबंधन रहेगा उतनी सुविधाओं का लाभ छात्र उठाएंगे। जितना अच्छा प्रबंधन होगा उतना अच्छा प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर का होगा। इसलिए ये भी इसको भी नेक ने एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया के रूप में स्वीकार किया है। साथ ही साथ वो आप सातवां है कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं, वो विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थानों का जो वर्क कल्चर है, और वो वर्क कल्चर कितना सतत है, उसमें कितना नवोन्मेष है, जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं उसको कितना प्रेरणा और प्रोत्साहन संस्थानों में मिल रहा है। तो इस दृष्टि से 7 क्राइटेरिया बनाया है, जिसके आधार पर संस्थानों का मूल्यांकन करके, और कौन किस श्रेणी की संस्था है, और उस संस्थानों को कैसे उच्चीकृत किया जाए, संस्थानों की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, इस तरह के प्रयास के लिए नैक नामक संस्थान की, यूजीसी के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में नैक की स्थापना हुई। अब जब उच्च शिक्षा के संस्थानों की बात करते हैं, तो उच्च शिक्षा के संस्थानों में शिक्षा को प्रदान करने का बड़ा दायित्व विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का होता है। अभी भारत में विश्वविद्यालयों की जो संरचना है, विश्वविद्यालयों का भी मैंने चर्चा किया कि एक तो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो केंद्र के अनुदान के द्वारा संचालित होते हैं, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय कहे जाते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संचालन का दायित्व किसके ऊपर होता है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संचालन की संरचना क्या होती है, किस स्तर पर उनका संचालन करता है, प्रमुख पदाधिकारी कौन होते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होती है। तो इसके संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो ध्यान में आता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के संचालन के लिए वो जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसको विजिटर कहते हैं, और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वो दायित्व पदेन भारत के राष्ट्रपति उसके विजिटर के नाते कार्य करते हैं। और उसके बाद चांसलर, विजिटर द्वारा नामित, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नामित कोई ऐसा व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान हो। कई बार वो कई विश्वविद्यालयों में उस दायित्व का निर्वहन भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे विश्व भारती विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके उसके प्रधानमंत्री उस दायित्व का निर्वहन करते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वाइस चांसलर। वाइस चांसलर वो एकेडमिक हेड होता है, और उसके नेतृत्व में विश्वविद्यालय की गतिविधियों का संचालन होता है। विश्वविद्यालय में निर्णय लेने वाली जो सबसे बड़ी संस्था होती है, वो जिसको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, कई जगह बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं और कुछ स्थानों पर उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं। तो उसके बाद जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें जो एकेडमिक गतिविधियां होती हैं, वो एक डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को संचालित करने के लिए, निर्णय लेने के लिए अकादमिक गतिविधियों के स्कूल बोर्ड, डिपार्टमेंटल बोर्ड या बोर्ड ऑफ स्टडीज जिसको कहते हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज एक ऐसी संस्था होती है जो एकेडमिक एक्टिविटी, अकादमिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेती है। उसमें उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ कुछ एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी होते हैं, जो पाठ्यक्रम क्या हो, परीक्षक कौन हो, इन सारे बातों का निर्णय लेता है। दूसरे, वो स्कूल बोर्ड, डिपार्टमेंट से आगे जाकर के स्कूल बोर्ड होता है। उस जो डिपार्टमेंटल बोर्ड निर्णय लेता है उसको स्कूल बोर्ड में ले जाता है। और उसके बाद उस एकेडमिक काउंसिल, वो एक एकेडमिक्स की जो हाईएस्ट बॉडी होती है, वो एकेडमिक निर्णय लेने के लिए एक पूरी तरह से स्वायत्त संस्था होती है, जिसमें कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल एक्सपर्ट होते हैं, जो विश्वविद्यालयों के संपूर्ण एकेडमिक गतिविधियों के संचालन का दायित्व उनके ऊपर होता है। इसी प्रकार से एक रिसर्च बोर्ड, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, डीआरसी कहा जाता है।
और शोध की गतिविधियों को संचालित करने के लिए। विश्वविद्यालयों के विकास के लिए आगे उनकी प्लानिंग क्या हो, उनका विकास कैसे हो, विश्वविद्यालय को किस दिशा में आगे ले जाए। प्लानिंग बोर्ड होता है कि आगे कौन-कौन से जो भविष्य की प्लानिंग करता है, प्लानिंग बोर्ड। दूसरा फाइनेंशियल बोर्ड, जो फाइनेंस की चिंता है, विश्वविद्यालय के फाइनेंस की गतिविधियों के संचालित करने के लिए एक फाइनेंस अफसर होता है और एक फाइनेंस कमेटी होती है जो वित्तीय व्यवस्थाओं का नियमन और नियंत्रण करती है, उसका संचालन भी करती है। इसी प्रकार से स्टेट यूनिवर्सिटी जो दूसरी संरचना है, जो राज्य विश्वविद्यालय है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय मैंने पहले चर्चा की है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पास होते हैं। और विश्वविद्यालयों की जो विशिष्टता है, वो विश्वविद्यालय स्वायत्त होते हैं। इसीलिए सरकार के उससे एक्ट के द्वारा संचालित होने के बाद वो शैक्षिक रूप से अकादमिक गतिविधियों के लिए उन्हें पूरी स्वायत्तता होती है अपनी गतिविधियों का संचालन करने के लिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय की भांति राज्य विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय जो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा जिनका गठन हुआ हो, जो संचालित हुए हो, और वो उसमें जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो चांसलर होता है। जैसे हमने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके विजिटर होते हैं, उसी प्रकार से राज्य विश्वविद्यालय में जो चांसलर होता है वो उत्तर प्रदेश के जो या किसी भी प्रदेश के, उस प्रदेश के राज्यपाल उस विश्वविद्यालय के चांसलर की भूमिका अधिकांश में निर्बंध कई जगह, जैसे अभी कुछ राज्यों ने, पश्चिम बंगाल ने किया कि नहीं, उस भूमिका में मुख्यमंत्री उस भूमिका में रहेंगे। तो फिर वाइस चांसलर जो एकेडमिक हेड होता है या एजुकेटिव हेड होता है, जिस विश्वविद्यालयों के संचालन का दायित्व जिसके ऊपर होता है, तो वो एकेडमिक से आता है, शिक्षा जगत का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, और वाइस चांसलर की नियुक्ति चांसलर के द्वारा की जाती है। और उसके सहयोग के लिए वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है, उसी तरह से स्टेट यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या एजुकेटिव काउंसिल निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था होती है, जिसका अध्यक्ष वाइस चांसलर होता है। वाइस चांसलर के सहयोग के लिए जो रजिस्ट्रार होते हैं, फाइनेंस अफसर होते हैं, वित्तीय गतिविधियों का संचालन फाइनेंस अफसर के द्वारा किया जाता है। जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं उनका संचालन का दायित्व रजिस्ट्रार के या कुल सचिव के ऊपर होता है। इसी प्रकार से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बाद राज्य विश्वविद्यालयों में भी जो डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट की शैक्षिक गतिविधियों, अकादमिक गतिविधियों के संचालन के लिए ये डिपार्टमेंटल बोर्ड होता है या बोर्ड ऑफ स्टडीज जिसको कहते हैं। इसके बाद फैकल्टी बोर्ड, कई जगह उसको स्कूल बोर्ड कहते हैं। कई डिपार्टमेंट मिल करके, जैसे साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, एजुकेशन फैकल्टी, वाणिज्य संकाय, शिक्षा संकाय, कला संकाय। तो ये संकाय जो एक जैसे विषय, जैसे समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, ऐसे विषय जो कला संकाय से संबंधित है, वो कला एक क्लस्टर बना करके, एक यूनिट बना करके एक संकाय बना दिया गया, जो समान प्रवृत्ति के, समान नेचर के जो विषय हैं। तो वो संकाय के अंदर जो एक संकाय में कई विभाग होते हैं, और वो संकाय प्रमुख, जिसको संकाय अध्यक्ष या डीन फैकल्टी कहा जाता है, उसका, और विभाग का अध्यक्ष विभागाध्यक्ष, संकाय का अध्यक्ष संकाय अध्यक्ष, और उसके ऊपर कुलपति, एकेडमिक हेड। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालयों की संरचना होती है और विश्वविद्यालय में निर्णय लेने की प्रक्रिया तय होती है। एक तीसरा विश्वविद्यालय, हमने चर्चा की आपसे कि डीम्ड विश्वविद्यालय, ऐसे शिक्षा के केंद्र, उच्च शिक्षा के केंद्र जिनको लगता है कि एकेडमिक जो किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित होते थे, लेकिन लगता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अच्छा है और उनको अगर ऑटोनॉमी दी जाए तो वो अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में उनको मान्यता यूजीसी के द्वारा दी जाती है। और इसी प्रकार से आजकल बड़ी संख्या में निजी विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय जो किसी ट्रस्ट के द्वारा संचालित होते हैं, यूजीसी के द्वारा उनको भी मान्यता दी जाती है। सरकार के या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो नियम है, जो नीतियां हैं या जो रेगुलेशंस हैं, उसको मानना निजी विश्वविद्यालय की भी बाध्यता होती है। लेकिन
वो अपने वित्तीय व्यवस्था के लिए स्वायत्त होते हैं, वो अपने फीस को तय करने के लिए, यद्यपि समय समय पर गवर्नमेंट उस फीस को रेगुलेट करती है, यूजीसी उसको फीस को रेगुलेट करती है, उसके लिए गाइडलाइन जारी करती है। लेकिन वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए ये जो निजी संस्थान हैं वो अपने ऊपर निर्भर होते हैं, सरकार द्वारा उन्हें अनुदान प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से जो कॉलेजों की रचना है, कॉलेजों की रचना में बड़ी संख्या में हमने बताया कि अभी 1000 के करीब विश्वविद्यालय और 40,000 के आसपास महाविद्यालय हैं। तो 40,000 महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों में भी कई तरह के, एक तो ऐसे महाविद्यालय हैं जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित भी होते हैं और राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं, उनको राजकीय महाविद्यालय कहते हैं, जिसको आप गवर्नमेंट कॉलेज कहते हैं। दूसरा, ऐसे संस्थान जो किसी ट्रस्ट द्वारा, जो किसी बोर्ड द्वारा या किसी एनजीओ द्वारा स्थापित किए गए हैं, लेकिन बाद में सरकार ने उन्हें अनुदान देना प्रारंभ किया। सरकार के अनुदान से वो चलते हैं, लेकिन जिनका संचालन किसी ट्रस्ट के द्वारा, निजी ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। ऐसे कॉलेज जो एडेड कॉलेज, सहायता प्राप्त कॉलेज कहे जाते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो सहायता प्राप्त तो हैं, किसी ट्रस्ट के द्वारा संचालित हैं, लेकिन उनमें संभावनाएं ज्यादा थी, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी थी, तो उनको ऑटोनमस कॉलेज, वो विश्वविद्यालय से अफिलिएशन तो उनको होता है, लेकिन डिग्री ग्रांटिंग एजेंसी के लिए डिग्री देने के लिए स्वायत्त, जैसे डिग्री देने का काम अब तक विश्वविद्यालय का, लेकिन स्वायत्त कॉलेज अपना डिग्री देते हैं, अपना पाठ्यक्रम बनाते हैं, अपना उनकी बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है, इसलिए उनको एकेडमिक ऑटोनॉमी देते हैं और एकेडमिक ऑटोनॉमी को देते हुए उनको क्वालिटी को बढ़ाने का एक अवसर दिया जाता है और ऐसे कॉलेजों को स्वायत्त कॉलेज कहा जाता है। फिर एक अलग प्रकार का, आजकल उनकी संख्या काफी बढ़ी है, वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, ये जो निजी कॉलेज में ऐसे कॉलेज जो किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित होते हैं, सरकार द्वारा वित्त प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीतियों का पालन करना, उसके नॉर्म्स, उसके जो रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करते हुए संचालित करने का जो दायित्व, संचालित करने की जिम्मेदारी का वहन करते हैं, वैसे कॉलेज सेल्फ फाइनेंस कॉलेज या निजी स्ववित्त पोषित कॉलेज या निजी कॉलेज कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये, और जो निजी कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनके संचालन का दायित्व तो उच्च शिक्षा विभाग, उस प्रांत के उच्च शिक्षा विभाग का होता है। उसका प्राचार्य, उसका एकेडमिक हेड होता है, और उत्तर प्रदेश का निदेशालय होता है, जो उस निदेशक उच्च शिक्षा या जो डिप्टी डायरेक्टर या रीजनल हायर एजुकेशन अफसर, वो उसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसी प्रकार से जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं, उसमें सरकार अनुदान तो देती है, लेकिन संचालन का दायित्व तो उसको प्रबंधन समिति को होते हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या कमेटी ऑफ मैनेजमेंट। वो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट उनके जो एजुकेशन का या प्रबंधन का काम करती है, लेकिन एकेडमिक हेड वहाँ का भी वो प्राचार्य होता है। और इसी प्रकार से वहाँ जो शिक्षक होते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति, जो स्ववित्त पोषित कॉलेज होते हैं, उनकी नियुक्ति तो उस कॉलेज के प्रबंधक, प्राचार्य, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि और उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि, रीजनल हायर एजुकेशन अफसर या वो जो है वाइस चांसलर के नॉमिनी या उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी और प्रिंसिपल, इस प्रकार की एक कमेटी गठित होती है जो शिक्षकों की और प्राचार्य की नियुक्ति करती है। लेकिन जो एडेड कॉलेज हैं या जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनकी नियुक्ति हायर एजुकेशन कमीशन या पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होती है। इसी प्रकार से अब इसकी संरचना पे अगर ध्यान दें तो यहाँ भी जैसे केंद्र में हमने कहा कि केंद्र सरकार ने ओपन सिस्टम या डिस्टेंस एजुकेशन या शिक्षा के प्रसार को बढ़ाने के लिए, या ऐसे छात्र जो किसी कारण से शिक्षा के अवसर से वंचित हैं, उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिस प्रकार से केंद्र ने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी प्रकार से राज्य सरकारों ने भी अपने राज्य के लिए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऐसे विश्वविद्यालय जो उस राज्य के छात्रों को जो किसी कारण से शिक्षा की पहुंच से बाहर हैं,
उस राज्य की भाषा में उस भाषा में उस राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम बना करके और शिक्षा देने का काम करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में राजेश टंडन विश्वविद्यालय है, मध्य प्रदेश में भोज विश्वविद्यालय है। अधिकांश राज्यों ने राज्य स्तर पर ओपन डिस्टेंस सेंटर के रूप में मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। मुक्त विश्वविद्यालय जैसे राज्य विश्वविद्यालय हैं, उसी प्रकार से मुक्त विश्वविद्यालयों की भी रचना है। मुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के नाते उस राज्यपाल उस भूमिका का निर्वहन करते हैं। उसके बाद कुलपति एकेडमिक हेड होता है, उसके भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होती है, एजुकेटिव काउंसिल होती है, एकेडमिक काउंसिल होती है, डिपार्टमेंटल बोर्ड होता है, फैकल्टी बोर्ड होता है, जिसमें एकेडमिक और शैक्षिक निर्णय लिए जाते हैं। इन विश्वविद्यालयों का नेचर थोड़ा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, थोड़ा अलग इसलिए होता है कि ये रीजनल सेंटर या छात्रों तक पहुंचने के लिए स्थानीय आधार पर किसी कॉलेज को अपना सेंटर बनाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी को बनाते हैं, और ऐसे छात्र जो किसी कारणवश उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाए, तो उनको शिक्षा का एक अवसर प्रदान करते हैं ओपन और डिस्टेंस माध्यम से, ताकि वो विद्यार्थी उस शिक्षा की प्रक्रिया से जुड़ करके अपनी शिक्षा को पूरी कर सके। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कंटेंट राइटिंग की और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। जो औपचारिक शिक्षा की अच्छाइयाँ हैं, वो कैसे मुक्त शिक्षा के साथ जोड़े जाए और कैसे छात्र केंद्रित होते, छात्रों की समावेशिता को कैसे बढ़ाई जाए, छात्रों की सहभागिता को कैसे बढ़ाई जाए, छात्र के लिए कैसे उसको आकर्षक बनाया जाए, शिक्षक की अनुपस्थिति में भी शिक्षा की प्रक्रिया को कैसे जॉयफुल बनाया जाए, इसके लिए कंटेंट राइटिंग की एक विशेष पद्धति होती है, जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, पाठ्यक्रम विद्यार्थी के घर तक पहुंचा जाता है। साथ ही छात्र विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से एक तीसरा तंत्र जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का, तो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में एक तो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं तकनीकी शिक्षा के लिए, प्रबंधन शिक्षा के लिए मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं। और हमने देखा कि स्वतंत्रता के पहले भी हमने ये महसूस किया कि तकनीकी और प्रबंधन किसी देश के विकास में ज्ञान के साथ साथ कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका है, और शिक्षा को कैसे कौशल से जोड़ा जाए, छात्र को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए कौशल के साथ जोड़ करके। इसलिए आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने के लिए, शिक्षा को तकनीकी से जोड़ने के लिए तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता स्वतंत्रता के पहले से महसूस की गई थी। और 1945 में ही इसको रेगुलेट करने के लिए AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICT का गठन हुआ। और बाद में 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पश्चात 87 में इसको एक रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में मान्यता दी गई। तो एक नियामक संस्था के रूप में AICT जैसे सामान्य संस्थानों का नियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा किया जाता है, उसी तरह से तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा का नियमन AICT के द्वारा किया जाता है। अब जो तकनीकी शिक्षा है, एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज या इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, जिसमें तकनीकी शिक्षा स्नातक स्तर की या बीटेक और एमटेक की शिक्षा दी जाती है। दूसरा प्रबंधन, और ये तकनीकी विश्वविद्यालय जैसे यहाँ प्रत्येक राज्य में एक तकनीकी विश्वविद्यालय है, उसके अलावा जो उसको रेगुलेट करता है, साथ ही साथ और भी जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं अभी उनको भी विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही साथ कॉलेजों जैसे विश्वविद्यालय की रचना है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, उसी तरह से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय और तकनीकी महाविद्यालय, जिसमें स्नातक और परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे बीटेक और एमटेक की पढ़ाई होती है। इसी प्रकार से प्रबंधन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में तकनीकी संस्थानों से में प्रबंधन की पढ़ाई होती है, उसमें भी जिसको MBA कहते हैं, और MBA की एजुकेशन, और इसका भी रेगुलेशन AICT के द्वारा किया जाता है। और इसकी भी रचना बिल्कुल वैसे विश्वविद्यालयों की, इसके भी विश्वविद्यालयों की और महाविद्यालयों की रचना वैसे ही होती है जैसे सामान्य और विश्वविद्यालयों की और महाविद्यालयों की रचना होती है। इसमें भी इसके भी विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक होता है, वो जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो चांसलर होता है, और
उस राज्य के राज्यपाल चांसलर की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसमें भी वाइस चांसलर होता है जो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में उसका संचालन करता है। उसके सह प्रशासनिक दायित्वों के संचालन के लिए रजिस्ट्रार या कुल सचिव की नियुक्ति की जाती है। वित्तीय व्यवस्थाओं के संचालन के लिए फाइनेंस अफसर की नियुक्ति की जाती है। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च बोर्ड स्थापित होता है। भविष्योन्मुखी शिक्षा को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संस्थान के विकास के लिए प्लानिंग बोर्ड का गठन यहाँ भी किया जाता है। तो इस प्रकार से करीब करीब शिक्षा की संरचना वही सी ही होती है जैसे कि राज्य विश्वविद्यालयों की या महाविद्यालयों की। पूरी तरह से वित्त पोषित तकनीकी संस्थान कॉलेज भी हैं और ऐसे कॉलेज भी हैं निजी कॉलेज या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज यहाँ भी तकनीकी संस्थान में भी हैं जो पढ़ने और पढ़ाने का तथा डिग्री देने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस जैसे हमने चर्चा किया कि जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं, जैसे आईआईटी जो तकनीकी के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के प्रतिमान के रूप में आईआईटी काम करते हैं, जिससे निकले विद्यार्थी देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से भी आईआईटी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिमान के रूप में काम करते हैं। इसीलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी प्रकार से ट्रिपल आईटी, वो भी तकनीकी शिक्षा के एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान के रूप में काम करते हैं। एनआईटी भी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में काम करते हैं। तो इसलिए ऐसे संस्थान जो राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, विशेष राज्य केंद्र सरकार के विशेष अनुदान के द्वारा संचालित होते हैं और इन संस्थानों की देश के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, इस कौशल के विकास में इन संस्थानों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसी तरह से जिस प्रकार से तकनीकी शिक्षा है, उस प्रबंधन शिक्षा है, उसी प्रकार से चिकित्सा शिक्षा के लिए, चिकित्सा शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए मेडिकल काउंसिल, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। इसी प्रकार से उसमें भी स्नातक पाठ्यक्रम और परास्नातक पाठ्यक्रम, एमबीबीएस और एमडी, जो तो बैचलर की जो डिग्री है वो एमबीबीएस है और एमडी मास्टर डिग्री, उसमें भी फिर डायरेक्टरेट की डिग्री छात्र प्राप्त करता है। और इसी प्रकार से उसको रेगुलेट करने के लिए जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसके प्रोफेशनल शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, उसके स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए, उसके नॉर्म्स को सेट करता है और प्रोफेशनल एथिक्स को सेट करता है और इस प्रकार से पूरे सिस्टम को, चिकित्सा शिक्षा को रेगुलेट करने का काम करता है। 1919 में एमसीआई का नाम बदल करके एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन किया। अब उस कमीशन को रेगुलेट करने के, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यूजीसी जो रेगुलेटरी बॉडी है, अलग अलग, जैसे सामान्य शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए यूजीसी, तकनीकी शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए एआईसीटी, मेडिकल शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए एमसीआई, एनएमसी का गठन किया गया। अब उसको एक छतरी के नीचे, एक छत के नीचे लाने और परस्पर कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए हेकी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन की सिफारिश की गई है और उम्मीद है कि जल्दी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हो जाएगा। और ये सारा, लेकिन उसमें अभी जो कहा गया कि ये मेडिकल उससे बाहर होगा। तो इस प्रकार से चिकित्सा शिक्षा की रचना हम देखते हैं। साथ ही साथ कृषि शिक्षा के लिए आईसीएआर, इंडियन कृषि शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि शिक्षा परिषद, तो वो उसको रेगुलेट करता है। कृषि शिक्षा में भी बिल्कुल उसी तरह का पाठ्यक्रम, कृषि शिक्षा के विश्वविद्यालय, उसको भी कृषि शिक्षा को संचालित करने के कृषि विश्वविद्यालय काम करते हैं। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर भी कृषि शिक्षा को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर देने के लिए महाविद्यालयों की, कृषि महाविद्यालयों की भी स्थापना हुई है और इनकी भी संरचना वैसे ही है विश्वविद्यालयों की, जैसे सामान्य विश्वविद्यालयों की संरचना है। उसमें भी चांसलर, वाइस चांसलर, एजुकेटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, वो डीआरसी, वो पूरी रचना होती है। इसी प्रकार से
और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जो जो उसको रेगुलेट करती है। इसी प्रकार से रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे छात्र जो किसी कारण से दिव्यांग छात्र या किसी कारण से शिक्षा के दायरे से नहीं पहुंच पाते हैं, जो वंचित समूह है, उनको शिक्षा देने के लिए आरसीआई की स्थापना हुई है। तो इस प्रकार से ये जो मैकेनिज्म है, जो विशेष शिक्षा या सामान्य शिक्षा से अलग जो शिक्षा है, चाहे तकनीकी की शिक्षा है, मैनेजमेंट की शिक्षा है, चिकित्सा की शिक्षा है, कृषि शिक्षा है, या वो फार्मेसी की शिक्षा है, इन शिक्षाओं को रेगुलेट करने के लिए, उन शिक्षाओं के संचालन करने के लिए, उनके प्रबंधन के लिए अलग अलग संस्थान स्थापित किए गए हैं जो उस दिशा में कार्य करते हैं। अब एक ऐसी शिक्षा का एक ऐसा तंत्र जिसकी चर्चा मैंने पहले किया कि उच्च शिक्षा में शिक्षा देने का कार्य एक बड़े समूह को ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से होता है। पिछले सत्र में मैंने चर्चा किया था कि जो डिस्टेंस लर्निंग है, ये एक प्रकार शिक्षा का एक मोड है, दूरस्थ शिक्षा जिसके माध्यम से छात्र प्राप्त करता है। लेकिन जो ओपन लर्निंग है वो एक अपॉर्चुनिटी है, एक नया अवसर छात्र को देता है, और जिसके एक बड़े केंद्र के रूप में, केंद्रीय संस्थान के रूप में इग्नू की मैंने चर्चा किया। और ये दूरस्थ ओपन डिस्टेंस लर्निंग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अभी ज्ञान के प्रसार, उच्च शिक्षा की जो दिशा है वो ज़्यादा ज्ञानात्मक है, लेकिन उच्च शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा कौशल ओरिएंटेड बनाने के लिए ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती है। अभी हमने इस क्षेत्र में उस ओपन डिस्टेंस लर्निंग की, दूरस्थ और मुक्त शिक्षा की विशेषताएं क्या है, क्यों छात्रों के आकर्षण का ये केंद्र बना है, या छात्र ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्यों जुड़ रहे हैं, या छात्रों के लिए किस प्रकार से एक नए अवसर के रूप में ये केंद्र काम कर रहे हैं। एक तो ये ऐसे छात्र जो किसी कारण से शिक्षा नहीं प्राप्त करें, शिक्षा के का जो विषमतापोषी वातावरण है, उस विषमतापोषी वातावरण को दूर करते हुए समतामूलक बनाने का, जैसे जेंडर के आधार पर जो इनइक्वालिटी है, क्षेत्र के आधार पर जो इनइक्वालिटी है, या आर्थिक आधार पर जो इनइक्वालिटी है, उस इनइक्वालिटी को इक्वलाइजर के रूप में ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग सेंटर काम करते हैं। क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र है जो बहुत दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा के केंद्र नहीं है या वहाँ सीधे प्रवेश नहीं पा सकता, तो उसके लिए उस क्षेत्र के उस विद्यार्थी के लिए एक अवसर है कि ओपन एजुकेशन के माध्यम से, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से जुड़ करके अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकता है, आकर्षक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है। ये शिक्षा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार, विद्यार्थी अपने समय के अनुसार, विद्यार्थी अपनी रुचियों के अनुसार बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये शिक्षा प्राप्त करता है। दूसरा, ये कास्ट इफेक्टिव है। ये कीमत भारत जैसे देश में, जहाँ की एक बड़ी विशाल जनसंख्या है, उस जनसंख्या तक प्रत्येक छात्र की उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड एक बड़े अवसर के रूप में हम देखते हैं, और ये छात्रों तक पहुंचने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। यहाँ और ये ज़्यादा लोकप्रिय इसलिए भी हुआ कि ये ज़्यादा इंटरैक्टिव या ज़्यादा आकर्षक या ज़्यादा जो है छात्र केंद्रित इसको बना करके छात्रों तक इसकी पहुंच को बढ़ाने का लगातार प्रयास हुआ है, और अभी वर्षों में देखें तो लगातार ये पॉपुलर हो रहा है। अब तो एक डिग्री छात्र मतलब फॉर्मल एजुकेशन से उसी के साथ साथ एक दूसरी डिग्री ओपन डिस्टेंस लर्निंग से प्राप्त कर सकता है, और ऐसे पाठ्यक्रम बहुत ही नए विद्यार्थियों की रुचियों के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा प्रयोग हुआ है। जैसे हमने चर्चा किया कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग के सेंटर के रूप में इग्नू केंद्रीय संस्थान के रूप में पूरे देश में विश्व के एक बड़े केंद्र के रूप में काम कर रहा है। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी उस वंचित समूह तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए, राज्य में उच्च शिक्षा के नामांकन को बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए, छात्रों की रुचियों के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार शिक्षा की पहुंच बनाने के लिए, जो भाषा की बाध्यता है उसको दूर करते हुए उसकी भाषा में शिक्षा देने के लिए, विद्यार्थी की पहुंच बढ़ाने के लिए, या जो
ज्ञान के साथ-साथ कौशल की शिक्षा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए या स्किल डेवलपमेंट के केंद्र के रूप में भी अब ये शिक्षालय महत्वपूर्ण भूमिका का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से छात्रों का एक शिक्षा की उच्च शिक्षा का जो पूरा तंत्र है, वो तंत्र एक तो औपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में एक सामान्य शिक्षा, जिसमें जो जनरल यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या जो कॉलेजेस हैं, उसके साथ ही साथ कौशल के विकास के लिए तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा, वो फार्मेसी की शिक्षा और इस ऐसे छात्र जो किसी कारण से या किसी विशेष परिस्थिति में या किसी विशेष अवसर की तलाश में, उनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ जो छात्र किसी कारण से फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको उसी गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षा, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा, उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा, उनके स्थानीय परिस्थितियों, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था के एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ने काम किया है और बिल्कुल उसी प्रकार का तंत्र एक विकसित किया है ताकि ग्रास एनरोलमेंट को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उच्च शिक्षा की पहुंच दोनों को बढ़ाते हुए समर्थ भारत, सशक्त भारत की बुनियाद रखी जा सकती है। क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता, ये कहा जाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता ही राष्ट्र की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। कोई कोठारी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कहा था कि कोई राष्ट्र कितना ऊपर उठेगा, ये निर्भर करता है कि उस राष्ट्र की शिक्षा की गुणवत्ता और उस राष्ट्र में शिक्षा की स्थिति क्या है। तो शिक्षा, उच्च शिक्षा का प्रसार सब तक बढ़ाया जाए, इसलिए उच्च शिक्षा का प्रबंधन और शिक्षा का तंत्र इस प्रकार से विकसित किया जाए, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी तक उच्च शिक्षा की पहुँच बढ़े।